जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया से ट्रेड कर रहे थे। उसी समय रसिया के एक आइलैंड पर मेमथ्स का राज था। हजारों साल पहले ये मेमथ्स यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में राज करते थे और फिर इन सारे जगहों से एक्सटिंक्ट होने के बाद ये रसिया के इस आइलैंड से भी एक्सटिंक्ट हो गए। आज इस वीडियो में हम इन्हीं मेमथ्स के बारे सब कुछ जानने वाले हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस ये दो चीजें हैं जिससे साइंटिस्ट को पता चला कि इस दुनिया में मेमथ जैसा भी कोई जानवर हुआ करता था। और जितनी चीजें साइंटिस्ट को पता चली वो बहुत ही शॉकिंग और साथ ही में एक्साइटिंग भी है। आज से 5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में एक छोटे आकार का हिप्पो जैसा जानवर हुआ करता था। पृथ्वी का एज 450 करोड़ साल है, जिसमें 445 करोड़ साल की बात नहीं होगी और इस वीडियो में हम सिर्फ लास्ट के 5 करोड़ साल की बात करेंगे। तो ये हिप्पो जैसा जानवर समय के साथ इवॉल्व होता गया। इसके ट्रंक, लॉन्ग टीथ और आकार साइज में बड़े हो गए और 4 करोड़ 40 लाख साल के इवोल्यूशन के बाद ये छोटा सा हिप्पो जैसा जानवर एक बड़ा प्राइम एलिफेंट बन गया। और इसी प्राइम एलिफेंट से दो अलग अलग तरह के जानवर इवॉल्व हुए। पहला मॉडर्न एलिफेंट्स, यानी आज के सारे एलिफेंट्स इसी प्राइम एलिफेंट से धीरे धीरे इवॉल्व हुए, यानी अफ्रीका से माइग्रेट करके ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए और वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका इवोल्यूशन हुआ और आज हम इन्हें अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट्स में देख सकते। प्राइम एलिफेंट से जो दूसरा जानवर इवॉल्व हुआ वो था मेमथ। ये छोटा हिप्पो जैसा जानवर जो 4 करोड़ 40 लाख साल बाद प्राइम एलिफेंट बना, वही 10 लाख साल बाद एक मेमथ बन गया, जिसे साइंटिस्ट ने अफ्रीकन मेमथ कहा, क्योंकि ये अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए थे। यानी अफ्रीकन मेमथ एक न्यू एनिमल स्पीसीज थी और इसी स्पीसीज से कई सारी मेमथ स्पीसीज डेवलप हुई, इसलिए इसे फर्स्ट रियल मेमथ स्पीसीज माना जाता है। जिस तरह होमो सेपियंस यानी हम इंसान 3 लाख साल पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए और धीरे धीरे अफ्रीका से निकलकर माइग्रेट करते हुए 1 लाख साल पहले मिडिल ईस्ट पहुंचे, फिर 70,000 साल पहले भारत, फिर यूरोप और बाकी सारी जगह। ठीक उसी तरह अफ्रीकन मेमथ्स जो अफ्रीका में 50 लाख साल पहले इवॉल्व हुए, वो धीरे धीरे अफ्रीका से निकलकर माइग्रेट करते हुए 30 लाख साल पहले मिडिल ईस्ट पहुंचे। ये माइग्रेशन होमो सेपियंस की तरह नहीं था, मतलब होमो सेपियंस ग्रुप में चलते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचे थे, लेकिन अफ्रीकन मेमथ धीरे धीरे अफ्रीका से नॉर्थ शिफ्ट हो रहे थे। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही थी, उनका लोकेशन भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा था, जिससे 20 लाख साल बाद यानी 2 मिलियन ईयर्स लेटर ये अफ्रीकन मेमथ एक न्यू स्पीसीज में डेवलप हो गई थी, जिसे मेमेथस रेमेनस कहा गया। यहाँ हम इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए तो होमो सेपियंस की नई स्पीसीज इवॉल्व नहीं हुई, क्योंकि होमो सेपियंस कभी भी लॉन्ग टाइम तक आइसोलेटेड नहीं रहे थे। यानी होमो सेपियंस एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहे और साथ में इंटरब्रीडिंग भी, मतलब सबका डीएनए एक्सचेंज होता रहा, जिससे दुनिया भर में कहीं भी बहुत लंबे समय तक कोई भी होमो सेपियन का ग्रुप आइसोलेटेड नहीं रहा था। इसलिए होमो सेपियंस की न्यू स्पीसीज नहीं बन पाई। लेकिन अफ्रीकन मेमथ 2 मिलियन ईयर्स तक एक ग्रुप के तरह थे, जिससे अफ्रीका से मिडिल ईस्ट आने तक ये मेमेथस रेमेनस बन चुके थे। लेकिन ये पहला स्टेबल मेमथ नहीं था, बल्कि मेमथ्स के बाद में कई डिफरेंट स्पीसीज सामने आई, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। और इतनी सारी स्पीसीज इवॉल्व होने का कारण था बहुत लंबे समय तक दुनिया के अलग अलग जगहों में एक्सट्रीम कंडीशन में, आइसोलेशन में, बिना दूसरे जगह के मेमथ से ब्रीड किए बिना सर्वाइव करना। जब ऐसा आइसोलेशन हो तो धीरे धीरे इवोल्यूशन से किसी भी क्रिएचर का एक न्यू स्पीसीज का बनना नॉर्मल है। उसके 5 लाख साल बाद, यानी आज से 25 लाख साल पहले, जब आइस एज की शुरुआत हुई थी, ये मेमेथस रेमेनस एक न्यू स्टेबल मेमथ की स्पीसीज में इवॉल्व हो गई, जिसे सदर्न मेमथ कहा गया, और ये पूरे यूरोप में फैल गए। ये वही अफ्रीकन मेमथ थे जो 50 लाख साल पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। 20 लाख साल तक माइग्रेट करते हुए मिडिल ईस्ट आने तक मेमेथस रेमेनस बन गए और फिर 5 लाख साल बाद फिर से इवॉल्व होके सदर्न मेमथ बन गए। ये सदर्न मेमथ पहले के मेमथ से ज्यादा भारी और लंबे थे। हाइट 13 फीट, वेट 10 to 11 टन्स, लॉन्ग ट्विस्टेड टस्क, इनका स्कल ऊंचा और बैक स्लोप जैसा था। ये वार्म क्लाइमेट यानी गर्मी वाली जगहों में रहते थे, क्योंकि इनके पूर्वज शुरू से गर्मी वाली जगहों में इवॉल्व हुए थे, तो इनमें वार्म क्लाइमेट में सूट करने वाले फीचर्स थे। इनके बॉडी में एलिफेंट के जैसे नाक के बराबर हेयर्स होते थे, ताकि बॉडी में हीट ट्रैप ना हो, गर्मी में ओवर हीटिंग ना हो। इनके कान बड़े होते थे ताकि थर्मल रेगुलेशन हो सके, यानी कान में ज्यादा ब्लड वेसल्स होने के कारण जैसे ही हवा लगती थी ब्लड ठंडा हो जाता था, जिससे बॉडी का हीट बाहर निकल जाता था। ये सारे फीचर्स आज के अफ्रीकन एलिफेंट्स में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी वार्म क्लाइमेट्स में रहते हैं। लेकिन कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले वुली मेमथ्स के फीचर सदर्न मेमथ से बिल्कुल ऑपोजिट थे।
जबकि वूली मेमथ भी सदर्न मेमथ से ही इवॉल्व हुआ था। यहाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन अराइज होता है, जब 25 लाख साल पहले पृथ्वी में आइस एज शुरू हो गया था तो ये सदर्न मेमथ के लिए वार्म क्लाइमेट का क्या कॉन्सेप्ट है। आइस एज के समय पृथ्वी में अल्टरनेटिवली 2 पीरियड्स चलते थे। पहला ग्लेशियल पीरियड जो बहुत ही कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट वाला होता था। सी लेवल्स डाउन चले जाते थे, पानी के ऊपर बर्फ की शीट्स बन जाती थी। ऐसा पीरियड आने पर सदर्न मेमथ यूरोप के सदर्न साइड चले जाते थे, क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप में -25 डिग्री सेल्सियस में बर्फ की शीट्स बन जाती थी। सेंट्रल यूरोप में -15 डिग्री सेल्सियस में ग्रासलैंड्स कोल्ड रहते थे और सदर्न यूरोप में 0 डिग्री सेल्सियस में सदर्न मेमथ के एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए लो ट्रीज और ग्रासलैंड्स होते थे। लेकिन जैसे ही इंटरग्लेशियल पीरियड आता था, टेम्परेचर वार्म हो जाता था, बर्फ की शीट्स मेल्ट होने लगती थी, नदियां एक्टिव हो जाती थी, चारों तरफ जंगल फैलने लगते थे, ग्रासलैंड्स बढ़ने लगती थी। तब इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगती थी, क्योंकि ये वार्म क्लाइमेट इनके लिए सबसे सूटेबल था। ये फ्रूट्स, श्रब्स और ग्रासेस खाते थे। न्यूबॉर्न मेमथ्स ग्लेशियल पीरियड के टाइम कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, इसलिए इंटरग्लेशियल पीरियड के इस वार्म टेम्परेचर में न्यूबॉर्न मेमथ्स अच्छे से सर्वाइव कर पाते थे, जिससे मेमथ्स की पॉपुलेशन बढ़ती थी। सदर्न मेमथ एक बहुत बड़े ग्रुप में रहते थे, जिसे सबसे एक्सपीरियंस्ड फीमेल लीड करती थी, यानी ये प्रोबेबली एक मैट्रियार्क सिस्टम था। आज भी जैसे लायन और टाइगर न्यूबॉर्न एलिफेंट्स और वीक एलिफेंट्स पर अटैक करते हैं और फीमेल एलिफेंट अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह पहले सेबर टूथ कैट्स, जाइंट हाइनास और अर्ली वुल्व्स भी न्यूबॉर्न मेमथ और वीक मेमथ्स पर अटैक करते थे, जिनसे फीमेल मेमथ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करती थी। ये प्रेडिटर्स डेंजरस थे, पर एडल्ट मेमथ के आसपास भी नहीं आते थे। मेमथ का इतना हेवी बॉडी, टॉल हाइट, ग्रुप डिफेंस और ये ट्विस्टेड टस्क इन्हें एक जायंट लुक देता था। इसलिए ही मैंने वीडियो का टाइटल रखा है मेमथ द लिविंग जायंट। इसमें लिविंग वर्ड आज के टाइम को नहीं बल्कि आइस एज के टाइम को दर्शाता है, यानी आइस एज के टाइम में ऐसे मेमथ्स हुआ करते थे जो एक जिंदा दैत्य थे। सदर्न मेमथ 70 साल तक जिंदा रहते थे। उस समय और भी मेगा एनिमल्स हुआ करते थे, जैसे जाइंट डियर, अर्ली बिसोन, एंशिएंट हॉर्सेस, राइनोसेरोस, हिप्पोपोटामस, एंटीक्यूज। लेकिन सदर्न मेमथ तो सदर्न मेमथ ही था, द जायंट। अब हम समझेंगे कैसे सदर्न मेमथ स्टेप मेमथ में इवॉल्व हुए। सदर्न मेमथ ग्लेशियल पीरियड यानी कोल्ड क्लाइमेट के टाइम यूरोप के सदर्न साइड रहते थे, इसलिए इन्हें सदर्न मेमथ कहा गया। लेकिन इंटरग्लेशियल पीरियड यानी वार्म क्लाइमेट आने पर ये फिर से नॉर्थ यूरोप में माइग्रेट कर जाते थे। इस माइग्रेशन में हजारों साल का टाइम लगता था, क्योंकि ये एक साल में 2 बार होने वाले विंटर और समर सीजन्स नहीं थे, बल्कि हजारों सालों तक चलने वाला कोल्ड और वार्म क्लाइमेट का एक पीरियड होता था। इस आइस एज के टाइम जितने भी न्यू मेमथ्स का बर्थ होता था, उनमें कोल्ड टॉलरेंस यानी ठंडा को सहने की क्षमता बढ़ रही थी। यानी जो न्यू जनरेशन आ रही थी वो धीरे धीरे एक न्यू स्पीसीज में इवॉल्व हो रही थी, एक ऐसी स्पीसीज जिन्हें आइस एज से फर्क ना पड़े। और फिर 10 लाख साल बाद सदर्न मेमथ पूरी तरह से स्टेप मेमथ में इवॉल्व हो गए। ये मेमथ की एक न्यू स्पीसीज थी। ये यूरेशिया यानी यूरोप और सेंट्रल एशिया में फैल गए। इनकी हाइट 4 to 4.5 मीटर्स और वेट 10 to 14 टन्स होते थे, यानी इससे बड़ा मेमथ कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये सबसे बड़े और विशालकाय मेमथ थे। स्टेप मेमथ्स स्टेप यानी घास के बड़े मैदान जहाँ कम पेड़ होते थे वहाँ रहते थे। स्टेप प्लांट्स और ग्रासेस खाते थे, इसलिए इन्हें स्टेप मेमथ कहा गया। लेकिन जैसा हम सभी को पता है, इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, और साथ में आइसोलेशन, एक्सट्रीम कंडीशन और लॉन्ग टाइम स्केल हो तो न्यू स्पीसीज का बनना तय है। इसलिए स्टेप मेमथ से 2 नई स्पीसीज आई। स्टेप मेमथ का एक ग्रुप माइग्रेट करके इस बेरिंग लैंड ब्रिज से अलास्का और फिर नॉर्थ अमेरिका पहुंचा, और बाकी के स्टेप मेमथ्स यूरोप में ही रह गए। आज इस जगह ओशियन है, लेकिन 13 लाख साल पहले सी लेवल लो था, इसलिए यहाँ जमीन थी जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करती थी। फिर नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए 3 लाख साल बाद यानी आज से 10 लाख साल पहले नॉर्थ अमेरिका के वार्म क्लाइमेट में रहते हुए एक न्यू मेमथ की स्पीसीज कोलंबियन मेमथ में इवॉल्व हो गई। इनकी बॉडी फिर से हीट टॉलरेट करने वाली बॉडी बन गई। लेकिन जो स्टेप मेमथ का ग्रुप यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के एक्सट्रीम कोल्ड में रहे, वो आज से 5 लाख साल पहले इवोल्यूशन से वूली मेमथ बन गए। और आगे के लाखों साल
फिर कोलंबियन मेमथ, फिर रेंगल आइलैंड के मेमथ।